परफेक्शन आईएएस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 वीडियो हमने बनाया है। एक में हिंदी के साहित्य के इतिहास के विषय में जानकारी दी है और उसका दूसरा वीडियो जो था साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि का विकास। आज हम उसी कड़ी में लेकर आए हैं साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास। चूँकि आप ये जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के जितने भी बीपीएससी के प्रश्न रहते हैं तो उसमें से साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास और साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि भाषा का विकास, ये 2 प्रश्न ऐसा है जो लगातार पूछे जाते हैं बीपीएससी के हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के तौर पर। ये प्रश्न बराबर पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस संदर्भ में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास कैसे हुआ है और वो कब, तो मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास। अब ब्रज भाषा की जहां बात होती है तो सबसे पहले इसको समझने से पहले थोड़ी सी ब्रज भाषा के बारे में ये जानते हैं कि ब्रज भाषा जो है, नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है कि ब्रज भाषा। अब ये भाषा पहले देखेंगे तो मध्यकाल के समय में ब्रज भाषा जो थी वह भाषा के रूप में मध्यकाल से पूर्व में देखें तो ब्रज भाषा के रूप में इसको मान्यता इस तरह से नहीं मिली थी जिस प्रकार से आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक खास प्रदेश से कह सकते हैं क्षेत्र की बोली थी और वो क्षेत्र थे ब्रज का जो क्षेत्र था, ब्रज प्रदेश का या ब्रज मंडल जिसको कहते हैं, तो वो वहाँ की भाषा थी जहाँ पर ये ब्रज भाषा बोली जाती थी। एक छोटे से क्षेत्र विशेष में ये ब्रज भाषा बोली जाती थी, लेकिन उसको साहित्यिक रूप में जो मान्यता प्राप्त हुई, जिसको कि आज अगर हम देखें तो आधुनिक जो खड़ी बोली हम पढ़ते हैं तो ब्रज भाषा, अवधि का, इन सब का एक विकसित रूप जो एक मानक हिंदी के तौर पर तैयार हुआ वो है खड़ी बोली हिंदी, जिसको कि मान्यता प्राप्त हुई। तो इसी संदर्भ में आज हम देखते हैं कि साहित्यिक भाषा के रूप में इसका जो समय है, यात्रा है, वो कैसा रहा है ब्रज भाषा का। तो इसमें साहित्यिक भाषा के तौर पर देखेंगे तो 3 विभाग में इसको समझते हैं कि किस प्रकार से इसका विकास हुआ है। पहला है वो सूर पूर्व युग, दूसरा है सूरदास के युग का समय और तीसरा है सूर के परवर्ती युग। सूर पूर्व युग में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सूरदास के पूर्व यानी आदि काल से, यानी कि हिंदी भाषा का जब से शुरुआत हुआ अपभ्रंश के बाद से, तो उससे देखेंगे कि मध्यकाल तक आते आते उसकी क्या प्रक्रिया रही है ब्रज भाषा के साहित्य की। तो जानते हैं ब्रज भाषा जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्रज मंडल या ब्रज प्रदेश की बोली रही है और ये कहाँ की, तो आगरा, मथुरा, उसके बाद देखेंगे तो अलीगढ़, बदायूं, बरेली, ये कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर ब्रज एक बोली के तौर पर प्रयोग किए जाते थे पहले। और ब्रज भाषा का जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें आपको उत्तर लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास मानते हैं सौरसेनी। अब इसके बाद देखते हैं सूर पूर्व युग में प्रारंभ इसका देखेंगे तो प्रारंभ से 1525 ईस्वी तक, यानी कि मध्यकाल के समय तक जो कालखंड है वो है सूर पूर्व युग का। सूर पूर्व युग में देखेंगे तो ब्रज भाषा में जो साहित्य उपलब्ध होता है वो हम देखेंगे तो आरंभिक जो साहित्य है उसमें 2 साहित्य का नाम बराबर लिया जाता है, एक है प्राकृत पैंगलम और दूसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो इन दोनों पुस्तकों के बारे में जो कहा जाता है कि प्राकृत पैंगलम और उक्ति व्यक्ति प्रकरण में ब्रज का प्रारंभिक रूप यानी कि मिश्रित रूप, अपभ्रंश और ब्रज का मिश्रित रूप जो है इसमें देखने को मिलता है आरंभिक रूप में। उसके बाद ब्रज भाषा का जो विकास देखते हैं, कह सकते हैं ब्रज भाषा का प्रयोग देखते हैं काव्य भाषा के तौर पर, तो उसमें देखते हैं कीर्तिलता। आप जानते हैं कि कीर्तिलता जो है वह विद्यापति की रचना है और विद्यापति जो है उसका कालखंड जो है वो आदिकालीन कवि है।
विद्यापति कहाँ कब की कवि है, तो आदिकाल के कवि माने जाते हैं। तो विद्यापति ने आदिकाल में भी जो है अपने पुस्तक कृतिलता में भी ब्रज भाषा के पूर्व रूप कह सकते हैं, प्रारंभिक रूप, शुरुआती रूप का कुछ परिचय वहां पर भी उनके काव्य में देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे तो आदिकाल में ही सिद्ध और नाथ, सिद्ध साहित्य में और नाथ साहित्यों की जो भाषा थी उसमें भी ब्रज भाषा का छिटपुट प्रयोग देखने को मिलता है, यानी कि उसमें भी ब्रज भाषापन दिखाई पड़ता है सिद्ध कवियों के काव्यों में, और नाथ कवियों के कविताओं में भी जो है ब्रज भाषा का प्रयोग कहीं कहीं पर उनके कुछ शब्दावलियों का प्रयोग कहने का मतलब है कि दिखाई पड़ता है। उसके उपरांत हम देखते हैं ब्रज भाषा की यात्रा में, तो अगला कड़ी सबसे महत्वपूर्ण एक देखते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो बहुत महत्वपूर्ण विषय है आदिकालीन साहित्य में, जिस पर कि पूरा नामकरण है आदिकाल का। तो पृथ्वीराज रासो का जो प्रामाणिक अंश है, अप्रमाणिक नहीं, प्रामाणिक अंश में जो है उसके कुछ ब्रज भाषा का मिलता जुलता रूप जो है मिलता है हमको पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में, जिसके रचयिता कौन है, तो चंद बरदाई। उसके बाद इस पृथ्वीराज रासो रचनाओं के बाद देखेंगे तो एक रचनाकार है सुधीर अग्रवाल। उसकी एक पुस्तक है प्रद्युम्न विजय, और जिसका कालखंड कब का है, तो 1354 ईस्वी का। 1354 में जब प्रद्युम्न विजय आया तो उसमें भी देखा गया कि ब्रज भाषा का कुछ रूप जो है, उनके शब्दावलियों का जो है प्रयोग इस पुस्तक में भी देखने को मिलता है। उसमें अब आगे देखेंगे तो ब्रज भाषा में आपको एक और प्रसिद्ध कवि है, वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की कविताओं में भी जो है ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है, जिसमें कि आप फारसी, खड़ी बोली, अवधी, इन सब का एक भाषिक परंपरा, मिश्रित भाषिक परंपरा जो देखते हैं अमीर खुसरो के पदों में भी देखने को मिलता है। जिसका एक उदाहरण देख सकते हैं, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग। ये जो आप पद देख रहे हैं ये ब्रज भाषा में ही लिखा गया है, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आदिकाल में भी ब्रज भाषा का प्रयोग साहित्यिक भाषा के तौर पर कुछ शब्दावलियों के साथ प्रयोग में आने लग जाता है, यानी आदिकाल में भी। उसके बाद देखते हैं तो विष्णुदास के द्वारा कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ उनका, जैसे कि स्वर्गारोहिणी, रुक्मणी मंगल, स्नेह लीला, ये जो रचनाएं हैं इन रचनाओं में भी ब्रज भाषा का प्रयोग कर दिखाई पड़ता है। उसके बाद देखते हैं विष्णुदास की रचनाओं के बाद तो एक छिताई वार्ता, ये भी ग्रंथ जो है काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है, नारायण दास के द्वारा लिखा गया है, और इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग हमें दिखाई पड़ता है। ये हम अभी जितना भी बता रहे हैं ये आदिकालीन रचनाओं के, या कह सकते हैं सूर्य पूर्व जो ब्रज भाषा का साहित्य रहा है, जो यात्रा रहा, उसकी विकास यात्रा रही है, वो उसके नाम है। उसके बाद एक और नाम है मानिक का, जिसने बैताल पचीसी नामक पुस्तक लिखी है, और उसमें भी ब्रज भाषा के प्रयोग हमें दिखाई पड़ते हैं। और एक आप देखते हैं जो काफी प्रसिद्ध है, नामदेव, संत नामदेव और नानक देव से लेकर के अर्जुन देव तक, यानी कि पहले गुरु से लेकर के अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे सिख पंथ के, वहां तक जो है ब्रज भाषा के अलग अलग शैलियों का प्रयोग हमको, यानी कि ब्रज भाषा के शैलियों का प्रयोग हमें नानक देव के पदों में भी और उसके बाद नामदेव के पदों में भी हमें दिखाई पड़ता है। अब आते हैं, ये जो विकास यात्रा आपने देखा ये कहाँ की है, तो सूर्य पूर्व युग की विकास यात्रा है। सूर्य पूर्व युग में हमने अभी जाना कि आरंभिक रूप में उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, प्राकृत पेंगलम में, कृतिलता में, विद्यापति की रचनाओं में, सिद्धनाथों की रचनाओं में, जिसके कवि सरापा, कन्हपा, डुंगपा, लोभिपा, ये सब, लुईपा, ये सब कवि हैं। नाथों में गोरखनाथ का, पृथ्वीराज रासो की रचनाओं में, सुधीर अग्रवाल के द्वारा जो रचा गया प्रद्युम्न विजय में, इन सब रचनाओं में उसके ब्रज भाषा का जो पहली बार स्वतंत्र प्रयोग हमें देखने को मिलता है वो है अमीर खुसरो की रचनाओं में। ये जो आप देख रहे हैं, तो अभी तक आपने ये देखा कि ब्रज भाषा के छिटपुट शब्दों का प्रयोग के द्वारा पदों की रचनाएं की जाती थी, लेकिन पहली बार अमीर खुसरो ऐसे कवि हुए जिन्होंने स्वतंत्र रूप से ब्रज भाषा के
का प्रयोग किया और उसमें अपनी जो है कविताएं रचित की है। उसके बाद जो बहुत सारी एक लंबी यात्रा है जिसमें इन सभी ग्रंथों का नाम आप देख सकते हैं। स्वर्गारोहिणी, स्नेह लीला, रुक्मिणी मंगल विष्णुदास के द्वारा लिखा गया है, छिताई वार्ता है, बेताल पचीसी है, और उसके बाद नामदेव और नानक देव से लेकर के अर्जुन देव तक ये एक विकास यात्रा है जो सूर पूर्व युग में आप देख पा रहे हैं ब्रज भाषा का। तो इससे एक अंदाजा तो आप लगा सकते हैं कि ब्रज भाषा और अवधि की अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से, साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रज भाषा काफी समृद्ध रही है। यानी कि ब्रज भाषा जो है मध्यकाल से पूर्व, मध्यकाल से पूर्व भी जो है साहित्यिक भाषा के तौर पर प्रयोग की जा रही है। और इसके बाद आते हैं कि मध्यकाल में जो यहाँ से शुरू होता है सूरदास के तौर पर, जहाँ देखते हैं कि प्रश्न ही हमारा है कि मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में जो है ब्रज भाषा का विकास। अब आते हैं सूरदास युग में। सूरदास युग में हम देखते हैं कि सूरदास का जो युग है उससे पहले ब्रज भाषा जो है, यानी सूरदास से पहले ब्रज भाषा जो है वो आपको स्वीकृत हो चुकी थी काव्य भाषा के रूप में, जिसका उदाहरण हम पहले देख चुके हैं। तो ब्रज भाषा यानी काव्य भाषा के तौर पर प्रयोग पहले से ही आ रही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सूरदास के आगमन के बाद मध्यकाल में जो बाकी चीजें बची थी ब्रज भाषा का, कह सकते हैं अगर उन्होंने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। सूरदास ने ब्रज भाषा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया अपनी काव्य रचनाओं के द्वारा। सूरदास की कुछ रचनाएं हैं जैसे सूरसागर सूरदास के द्वारा लिखा गया है। साहित्य लहरी ये कुछ ग्रंथ है जो सूरदास ने लिखे हैं। सूरदास का वैसे बहुत से 10-12 ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन जो बहुत प्रसिद्ध है सूरदास का एक जो हम लोगों को पढ़ना भी है, भ्रमर गीत सार। आप जानते हैं कि भ्रमर गीत सार आपके पाठ्यक्रम में भी है, जिसके बहुत सारे 200 पद पढ़ने हैं बीपीएससी में। तो सूरदास ने वो काम किया कि ब्रज भाषा को एक लोक भाषा से एक समृद्ध भाषा के स्थान पर जो है उनको स्थान दिलाया है मध्यकाल में। तो सूरदास ने वो उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अब सूरदास ने चरमोत्कर्ष पर या कह सकते हैं ब्रज भाषा का जो इतिहास है वो मध्यकाल में काफी समृद्ध हुआ। वो समृद्ध कैसे हुआ, अब इसको थोड़ा सा हम इसको समझते हैं पहले कि वो समृद्ध कैसे हुआ। उसमें देखेंगे मध्यकाल में तो आपको कुछ चीजें मिलती है अष्टछाप। सूरदास का जब जिक्र होता है मध्यकाल में कृष्ण भक्ति काव्यधारा की जहां पर चर्चा होती है तो अष्टछाप की चर्चा किए बगैर इसको समझना बहुत मुश्किल है। और अष्टछाप की जब हम चर्चा करेंगे तो वल्लभाचार्य यानी कि जो अष्टछाप हैं, अष्टछाप के संस्थापक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य ने एक दर्शन दिया, वो क्या था, पुष्टि मार्ग का। पुष्टि मार्ग यानी कि अनुकरण करना, ईश्वर का अनुकरण करना, अपने जो आश्रयदाता है जिसकी आप पूजा अर्चना करते हैं, जिसका आप भजन करते हैं। तो सूरदास जो थे कृष्ण भक्ति काव्यधारा के थे और सूरदास का जो आराध्य देव था वो था कृष्ण। तो कृष्ण के को अपना आराध्य मान करके उनकी भजन करते थे, उनके लिए गीत लिखते थे, विनय के गीत लिखते थे, श्रृंगार के पद लिखते थे, इन सब चीजों की रचना करते थे। तो वल्लभाचार्य और विठलनाथ ने इसने क्या, इनके 4 शिष्य हुए। वल्लभाचार्य के देखेंगे तो परमानंद दास, उसके बाद देखेंगे तो आप सूरदास, उसके बाद और भी आप परमानंद दास, सूरदास है, उसके बाद चतुर्भुज दास। इस प्रकार से कुल 8 कवियों का एक प्रकार से जो समूह है वही है अष्टछाप, जिसमें परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, नंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, इन सब, कृष्णदास, ये सभी कवि है जिन्होंने अष्टछाप में रह करके, अष्टछाप कवियों का समूह है, तो उसके द्वारा उन्होंने जो है कृष्ण की भक्ति आराधना की है। मंदिर में ये सभी भजन करते थे। तो अब यहाँ पर अष्टछाप की चर्चा करने का उद्देश्य ये है
कि अष्टछाप की जो भाषा है वो भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा है। यानी कि कृष्ण की भक्ति करने वाले जितने भी कवि हुए, लगभग सभी कवियों ने की भाषा जो थी वो क्या थी, ब्रज भाषा थी। इन अष्टछाप के जितने भी कवि हुए उन सब ने ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएं लिखी है। तो इसलिए यहाँ पर अष्टछाप के विषय में जानना जरूरी है। सूरदास को जैसे कि हमने कल पढ़ा कि तुलसी को और जयसी को पाकर जिस प्रकार से अवधि धन हो गई थी, उसी प्रकार से सूर को पाकर, ब्रजभाषा सूर को पाकर उसी प्रकार से धन हो गई। और सूरदास ने जो लिखे हैं वो विनय के पद लिखे हैं, वात्सल्य के पद लिखे हैं, श्रृंगार के पद लिखे हैं, और इन पदों के द्वारा उन्होंने जो है एक अद्भुत छटा भारतीय गीत परंपरा में कह सकते हैं, कृष्ण भक्ति परंपरा में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। हम सभी जानते हैं कि सूरदास के कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन, उसके बाद किशोरावस्था में उनके प्रेम प्रसंगों का वर्णन काफी अद्भुत और प्रसिद्ध हमारे यहाँ है। उसी प्रकार भक्ति काल में ही, यानी कि सूरदास के युग कालखंड में ही अगर देखें, एक नाम आता है, वो है तुलसीदास। तुलसीदास ने हालांकि इन्होंने ब्रज भाषा को काव्य भाषा के तौर पर अपनाया था, लेकिन इन्होंने ब्रज भाषा अवधि के साथ साथ जो है ब्रज भाषा को भी जो है इन्होंने इनकी काव्य भाषा, जैसे कवितावली इनकी रचना है वो ब्रज भाषा में है, विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा में है। आप जानते हैं कि कवितावली और विनय पत्रिका ये दोनों बीपीएससी के सिलेबस में भी है, जो आपको पढ़ना भी है। तो तुलसीदास के द्वारा कवितावली और विनय पत्रिका जो है उनकी भाषा भी क्या है, तो ब्रज भाषा ही है। तो ये सूरदास के युग का जो ब्रज भाषा की विकास यात्रा हम देख रहे हैं, जो सूरदास और प्रमुख रूप से तुलसीदास, और जिसमें अष्टछाप की अन्य सभी कवि परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, नंद दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, ये सभी जितने विठलनाथ जो थे, ये वल्लभाचार्य के पुत्र हुए विठलनाथ। तो इन सबने की जो भाषा थी, रचना अपनी कविताओं की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा ही थी। तो ब्रज भाषा का संसार हम देखते हैं कि मध्यकाल में काफी फैल गया, और कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में जितने भी जुड़े हुए कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा को ही अपनी काव्य का भाषा बनाया। उसके बाद देखते हैं तो ब्रज भाषा का जो इतिहास है वो आगे चल के और भी ज्यादा हम देखते हैं कि वह उत्कृष्ट हुआ। ब्रज भाषा एक साहित्यिक भाषा का रीतिकाल का कालखंड अगर देखें तो साहित्य के दृष्टिकोण से 1700 से 1900 के बीच का कालखंड रहा है। तो इसमें देखेंगे तो रीतिकाल में रहीम ने, रसखान ने, बिहारी, घनानंद, देव, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, मीरा, बिहारी, भूषण, ये जितने भी कवि हुए इन सबकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा ही, काव्य भाषा ब्रज भाषा ही है। हम जानते हैं भूषण वीर रस के कवि है और इन्होंने जो है ब्रज भाषा में ही कविता। बिहारी के श्रृंगार के पद काफी प्रसिद्ध हुए हैं, और उसी प्रकार से घनानंद का जो है प्रेम वर्णन, इन सब मीरा का प्रेम वर्णन कृष्ण के प्रेम वर्णन की तुलना में इस तरह के जो देखते हैं आप, तो ये सभी इन सभी कवियों का जो है, यानी कि रीतिकालीन साहित्य में अगर देखें तो रीतिकाल का तो पूरा का पूरा साहित्य ही ब्रज भाषा में रचा गया है। भक्ति काल में तो हम दो देखते हैं कि जो साथ साथ सहचरणी के रूप में काम करती है, वो है अवधि भाषा और ब्रज भाषा। लेकिन रीतिकाल में ब्रज भाषा जो है वो अपने एक छत्र राज जो कह सकते हैं स्थापित कर चुकी थी रीतिकाल में आकर के, और सभी कवियों की भाषा जो है, चाहे वो लक्षण ग्रंथ लिखे गए हो केशवदास के द्वारा, मतीराम के द्वारा, चिंतामणि के द्वारा, और चाहे वह भक्ति के पद हो, विनय के पद हो, श्रृंगार के पद हो, वियोग के पद हो, इन सबकी जितनी भी काव्य रचनाएं हुई है तो रीतिकाल में वो क्या हुई है, तो ब्रज भाषा में ही। रीतिकाल की काव्य भाषा पूर्णतः देखेंगे तो ब्रज भाषा में ही हुई है। ऐसा नहीं है कि अवधि में बिल्कुल ही अचानक से समाप्त हो गई रचना, छिटफुट कहीं कोई रचना हुई है अवधि की, लेकिन एक छत्र तौर पर देखते हैं तो साहित्य की, हिंदी साहित्य की जो भाषा है वह ब्रज भाषा ही काबिज हो गई है रीतिकाल के दौर में आकर के। उसके बाद देखते हैं सूरदास के परवर्ती युग, यानी कि सूरदास के बाद वाला युग जो है उसमें पाएंगे तो ये मुक्त देखते हैं कि 1800 ईस्वी के बाद का समय। तो इसमें देखते हैं भारतेंदु युग जो 1850 से माना जाता है,
और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है जो आधुनिक काल हम मानते हैं, जहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर देखेंगे तो 1850 का जो समय है वो क्या है, आधुनिक काल मानते हैं हिंदी साहित्य का। और आधुनिक काल में भी साहित्य की काव्य की जो भाषा थी, काव्य भाषा, वो भी ब्रज भाषा ही रही, वो भी ब्रज भाषा ही रही। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रज भाषा का प्रभाव आधुनिक काल तक भी वो इस प्रकार से बरकरार रहा है काव्य भाषा के तौर पर। हालांकि आधुनिक काल में हम देखते हैं जो साहित्य की भाषा थी वो अलग अलग विधाओं का जन्म होना, गद्य का विकास होना, तो साहित्य में गद्य में जो है आधुनिक काल में तो वो तो खड़ी बोली धीरे धीरे जो है आने लग गई थी। लेकिन आधुनिक काल में देखते हैं तो भारतेंदु युग में खास करके देखेंगे तो आप काव्य भाषा के रूप में भारतेंदु युग में काव्य की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा ही रही है। उसी में भारतेंदु के साथ साथ देखेंगे हरियोध की भाषा, प्रेमघन की भाषा, प्रताप नारायण मिश्र की भाषा, इन सब की भाषाओं में हम ये पाते हैं कि काव्य भाषा में ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ ब्रज भाषा को ही अपनाया, लेकिन आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग में देखते हैं काव्य भाषा के तौर पर ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया जाता रहा है। और उसके बाद हालांकि इन सब ने गद्य जो लिखा है उन गद्य की भाषा जो है वह खड़ी बोली धीरे धीरे आने लग गई थी, लेकिन काव्य की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा ही रही है इस कालखंड में ही। तो हमने आज ये जाना कि भक्ति काल में जो है सूरदास युग में सूर के आगमन से जो है ब्रज भाषा काफी उत्कृष्ट हुई और एक अपनी अस्मिताओं को लेकर जो स्थापित की काफी समृद्ध हुई, उसका क्षेत्र विस्तार काफी हुआ और अलग अलग जगह पर ब्रज भाषा जो है, जो आज हम कहते हैं कि ब्रज भाषा जो है वह भाषा है, इसलिए कह पाते हैं क्योंकि इस प्रकार के कवि हुए और ये आधुनिक काल तक जो है भारतेंदु युग तक काव्य भाषा के तौर पर आसीन रही है। तो आज हमने ये जाना कि ब्रज भाषा का जो विकास यात्रा है वह किस प्रकार से रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।